हेलो गाइस, हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है इकिगामी। ये एक जापानीज मूवी है जो सन 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत जापान देश से होती है, जहां की सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है जिसे नेशनल प्रोस्पेरिटी लॉ के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार हर साल 1000 लोगों में से एक आदमी की डेथ होना जरूरी है, जिसका चुनाव लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है और मरने से एक दिन पहले मरने वाले को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये कानून लोगों में मौत का डर पैदा करके उनके अंदर जीने के लिए एक अलग रोमांच पैदा करता है। सरकार को ये भी लगता है कि लोगों के पास कम टाइम होने की वजह से वो और भी ज्यादा मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, क्योंकि उनको पहले से ही पता होगा कि कोई भी दिन उनका आखिरी दिन हो सकता है। हर 10 साल के बच्चे को एक केमिकल इंजेक्शन लगाकर उनके शरीर में एक स्पेशल चिप को एम्बेड किया जाता है और बाद में जब लॉटरी पे उनका नाम नॉमिनेट होता है तो वो चिप एक गिवन टाइम पर उनके शरीर में अपने आप ही एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे उस पर्टिकुलर आदमी की मौत हो जाती है। मूवी की शुरुआत में यूसु के नाम के एक आदमी को सड़क पर भागते हुए दिखाया जाता है। वो बार बार अपनी घड़ी को देखता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी बहुत जरूरी काम के लिए लेट हो गया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यूसुके को 23 घंटे पहले उसकी मौत के बारे में बता दिया गया था और अब 1 घंटे बाद उसकी डेथ होने वाली है। वो अपनी मौत से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना चाहता था, जिसके लिए वो इतनी तेजी से दौड़ रहा था। यूसुके एक पब में जाकर रुकता है, जहां पर वो एक अमीर आदमी पर अटैक कर देता है। दरअसल बहुत दिनों पहले हाई स्कूल में इस आदमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यूसुके को इतना ज्यादा बुली किया था कि उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने यूसुके को डेली परेशान करना शुरू कर दिया था और कभी कभी तो वे उसका हाथ भी सिगरेट से जला देते थे। इसलिए अपनी लाइफ के आखिरी कुछ पलों में यूसुके उस आदमी से बदला लेना चाहता था। लेकिन जैसे ही यूसुके उस आदमी पर अटैक करने वाला होता है, उससे कुछ सेकंड्स पहले ही 11 बज जाते हैं और वो अपनी लास्ट विश पूरी किए बिना ही मर जाता है। अगले सीन में हम नोटिफायर्स को देखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो चुने हुए लोगों को उनकी डेथ से 24 घंटे पहले सूचना देने का काम करते हैं। इन्हें जॉब देने से पहले कई सालों तक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि लोगों को उनकी डेथ की न्यूज देना सरकार को बिल्कुल भी आसान काम नहीं लगता है। चिप प्लेसमेंट की प्रोसेस समझाने से पहले इंस्ट्रक्टर सभी नोटिफायर को बताता है कि इस कानून का जापान की ग्रोथ में कितना बड़ा योगदान रहा है। वो बताता है कि नेशनल क्राइम रेट अब घटकर आधा हो गया है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद और उत्पादकता में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। वहाँ पर बैठे सभी आदमी इंस्ट्रक्टर की बात को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, लेकिन तभी उनके बीच से एक आदमी खड़ा होता है और इस कानून के खिलाफ असंतोष व्यक्त करता है। वो कहता है कि ये कानून बहुत ही ज्यादा कठोर है, जिस वजह से लोग अपना ज्यादातर जीवन डर में जीने को मजबूर हो रहे हैं। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, कुछ गार्ड उस आदमी को कमरे से बाहर निकालते हैं और उसे सजा देने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद खुलासा किया जाता है कि जो कोई भी इस कानून का विरोध करेगा उसे इसकी तरह ही मार दिया जाएगा। उस आदमी को वहां से ले जाने के बाद इंस्ट्रक्टर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि जिन लोगों को उनकी मौत के बारे में सूचित किया जाएगा उन्हें एक इकिगामी नाम का पेपर भी दिया जाएगा, जिसको यूज करके वो अपने बचे हुए 24 घंटों में फ्री में कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं और साथ ही मरने वाले के परिवार को मुआवजे के रूप में कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। लेकिन अगर मरने वाले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है तो उसके परिवार को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। फुजीमोटो नाम का एक आदमी जो अभी रिसेंटली ट्रेनिंग पूरी करके एक नया नोटिफायर बना है, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा होता है। पहले दिन फुजीमोटो को सुबासा नाम के एक आदमी की फाइल दी जाती है। सुबासा एक टैलेंटेड स्ट्रीट म्यूजिशियन है जो अभी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके करीबियों में केवल उसकी सिंगल मदर और उसका दोस्त मोरियो ही है। मोरियो और सुबासा एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और वो दोनों ही म्यूजिक लवर हैं। सुबासा की माँ अब बूढ़ी हो गई थी और वो अब पूरी तरह से सुबासा के ऊपर ही निर्भर हो गई थी। जब फुजीमोटो उनके घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सुबासा घर पर नहीं है, इसलिए वो इकिगामी को उसकी माँ को देते हुए कहता है कि उसके बेटे को इकिगामी के लिए चुन लिया गया है और अब उसके जीने के लिए बस 24 घंटे का समय बचा है।
ये सुनते ही उसकी माँ अब फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि जिस बुरे सपने से वो सबसे ज्यादा डरती थी, असली जिंदगी में उसके पूरे होने का टाइम अब आ गया था। वो फूजीमोटो के चेहरे पर पानी फेंककर उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। जब सुबासा घर पहुंचता है और उसे इकिगामी के बारे में पता चलता है तो वो निराशाजनक रूप से अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने जीवन के सभी अच्छे पलों को याद करता है। उसके दिमाग में सबसे पहले उसका दोस्त मोरियो आता है, जिसको वो कुछ टाइम पहले ही धोखा देकर आया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुबासा और मोरियो, उन दोनों से एक रियलिटी शो के प्रोड्यूसर ने कांटेक्ट किया था। सुबासा को उस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा गया था, जिससे उसका कैरियर बन सकता था, लेकिन उसके लिए उसे उसके दोस्त को छोड़ने के लिए कहा गया था। वो बिना कुछ सोचे समझे पेपर्स पर साइन कर देता है, लेकिन क्योंकि अब उसकी डेथ उससे कुछ ही घंटे दूर है तो वो उस बेकार से शो में भाग लेने की बजाय अपने दोस्त के साथ अपना आखिरी टाइम स्पेंड करना ज्यादा बेहतर समझता है। अगले दिन पहले तो सुबासा एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाता है और इकिगामी का यूज करके एक बढ़िया सी दावत का आनंद लेता है, और इसके बाद वो अपने दोस्त मोरियो के पास जाता है और अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है। मोरियो का गुस्सा अभी जल्दी से शांत नहीं होता, इसलिए वो उससे बात करने से मना कर देता है। अब कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो आखिरी बार परफॉर्म करने और अपना स्टेटमेंट देने के लिए स्टूडियो पहुंच जाता है, जहां पर वो एक नए लड़के के साथ परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ मोरियो को सुबासा की माँ से इकिगामी के बारे में पता चल जाता है। अपने दोस्त से आखिरी बार बात न करने की वजह से उसे अब बहुत पछतावा होता है और वो उसके शो को देखने के लिए जल्दी से टीवी चालू कर देता है। शो स्टार्ट होता है और सुबासा डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करके अपने नए पार्टनर के साथ गाने के बजाय अकेला ही गाना स्टार्ट कर देता है। ये जानते हुए कि वो आखिरी बार कोई गाना गा रहा है, सुबासा अपना सब कुछ उस गाने में डाल देता है, जिससे लोग काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। वो अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक ही गाने के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है और अपनी परफॉर्मेंस के ठीक बाद मर जाता है। उसकी माँ, मोरियो, फूजीमोटो और बाकी जितने भी लोग उस शो को देख रहे थे वो सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये घटना कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो जाती है और कई लोगों को झकझोर देती है। कजुको नाम की एक पॉलिटिशियन सुबासा की मौत का फायदा उठाने की कोशिश करती है और आने वाले इलेक्शन के लिए अपने कैंपेन को प्रमोट करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। इसी बीच फूजीमोटो को उसके दूसरे क्लाइंट नाओकी की फाइल सौंप दी जाती है। वो नाओकी के घर जाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी एक खिड़की से फूजीमोटो की नजर नाओकी पर पड़ती है, जो कि सुसाइड करने वाला था। वो जल्दी से घर में घुसता है और टाइम रहते नाओकी को बचा लेता है। नाओकी फूजीमोटो को मारना शुरू कर देता है और तभी कोई कमरे का दरवाजा खोलता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही पॉलिटिशियन कजुको है, जो नाओको की माँ भी होती है। ये पता चलने पर कि उसका बेटा अब इकिगामी का शिकार होने वाला है और रोती हुई नाओकी को गले लगा लेती है, लेकिन क्योंकि वो राष्ट्रीय समृद्धि कानून के लिए खुद को बलिदान कर रहा है तो वो चुनाव अभियान में उससे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। वो जानता था कि उसकी माँ एक सेल्फिश इंसान है, लेकिन फिर भी उसकी माँ की ये बात उसे सरप्राइज कर देती है, जिससे वो अपना आपा खो देता है और सबको अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। फूजीमोटो वापस अपने ऑफिस आ जाता है और उस इंसिडेंट के बारे में अपने बॉस को बताता है, लेकिन उसका बॉस उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और उसे उसकी दूसरी फाइल दे देता है। इस बार ये फाइल एक सतोशी नाम के आदमी की होती है, जिसकी एक छोटी बहन होती है जो अनफॉर्चुनेटली अंधी होती है। उसके पेरेंट्स की बहुत टाइम पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसी एक्सीडेंट ने उसकी बहन सकुरा की आंखों की रोशनी भी छीन ली थी। अनाथ होने के बाद इन दोनों भाई बहन को आर्थिक रूप से बहुत ही बदहाली का सामना करना पड़ता है और सकुरा के नाबालिग होने के कारण उन दोनों को अलग अलग भी रहना पड़ता है। उस दिन सतोशी सकुरा के पास जाता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। सकुरा उस पर थोड़ा डाउट करती है, क्योंकि वो जानती थी कि सतोशी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इलीगल काम करता है, लेकिन सतोशी उसे विश्वास दिलाता है कि उसने अब ये काम छोड़ दिया है तो वो उसके साथ रहने के लिए मान जाती है।
इसके बाद सतोशी एक गैंगस्टर के पास जाता है और हमें पता चलता है कि सतोशी अब भी इल्लीगल काम करता है और ये गैंगस्टर ही सतोशी का बॉस है। उसने अपनी बहन से झूठ बोला था ताकि उसकी बहन उसके साथ रहने के लिए मान जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि कजुको अपने भाषण में अपने बेटे की मौत का इस्तेमाल करती है। वो उम्मीद करती है कि बेटे की मौत की वजह से लोग उससे सहानुभूति रखते हुए उसे ही वोट देंगे। नाओकी भी अपनी माँ की इस स्पीच को देखता है और गुस्से में लाल पीला हो जाता है। मौत के डर और अपनी माँ के लिए नफरत की वजह से वो खून का प्यासा हो जाता है। वो अपने रूम की खिड़की से बाहर निकलता है और अपने पहले शिकार की तलाश में सड़कों पर घूमने लगता है। वो एक पुलिस वाले के पास जाता है और उसे पीट कर मार देता है और उसकी गन भी लेकर भाग जाता है। अब इस हथियार को लेकर वो अपने अगले शिकार की तलाश में निकल जाता है। फुजीमोटो को भी सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है क्योंकि उसकी हिट लिस्ट में अगला शिकार वो भी हो सकता है। अगले दिन सतोशी अपने और अपनी बहन के लिए एक नया घर खरीदता है। वो एक नई लाइफ शुरू करने और सकुरा को कॉलेज भेजने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसी टाइम फुजीमोटो उसे ये बताने के लिए दरवाजा खटखटाता है कि उसके पास जीने के लिए केवल 24 घंटे बचे हैं। जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो वो दरवाजे पर एक नंबर छोड़कर चला जाता है। घर लौटने पर जब सतोशी उस नंबर पर कॉल करता है तो उसे इकिगामी के बारे में पता चलता है और उसे इस कड़वे सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन में वो दीवार पर लगे शीशे में अपना हाथ मारता है क्योंकि उसकी उम्मीदें और सपने सब एक ही झटके में टूट गए थे। बाद में वो सकुरा से मिलने जाता है लेकिन उसे नोटिस के बारे में नहीं बताता क्योंकि सकुरा देख नहीं पाती थी। तो वो अपनी मौत के बाद अपनी आंखें उसे डोनेट करने का फैसला करता है। सतोशी को लगता है कि अगर उसकी वजह से उसकी बहन को दिखने लग जाए तो वो मरते टाइम एक अलग ही खुशी महसूस करेगा। लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर उसकी बहन को उसकी मौत के बारे में पता चल गया तो वो इस सर्जरी के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और स्टाफ सकुरा से इस बात को छिपाने के लिए राजी हो जाते हैं। वे सतोशी की मौत से 1 घंटे बाद ऑपरेशन करने का डिसीजन लेते हैं। इसी बीच फुजीमोटो को सतोशी की लोकेशन का पता लग जाता है और वो उसे इकिगामी के पेपर्स देने हॉस्पिटल में ही चला जाता है। जब वे वहाँ पर बात कर रहे होते हैं तो सकुरा इकिगामी से रिलेटेड उनकी बातों को थोड़ा बहुत सुन लेती है जिससे उसे डाउट हो जाता है। वो सतोशी से इकिगामी के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोल देता है कि फुजीमोटो को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ये इकिगामी मेरे लिए नहीं बल्कि सतोशी नाम के किसी और आदमी के लिए थी। लेकिन सकुरा को उसके ऊपर अभी भी डाउट होता है क्योंकि इकिगामी और उसके ऑपरेशन दोनों का टाइम लगभग एकदम मैच कर रहा था। इसके लिए वो अगले दिन सुबह 10 बजे के बाद ही ऑपरेशन करवाने का वादा करती है क्योंकि उसको लगता है कि ये इकिगामी उसके भाई के लिए ही थी। सतोशी कॉन्फिडेंटली हाँ कर देता है, हालांकि उसे पता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब वो उसके आसपास नहीं होती तो वो अपना आपा खो देता है और उसकी योजना को बर्बाद करने के लिए फुजीमोटो पर अटैक कर देता है। फुजीमोटो उन दोनों भाई बहनों के लिए बहुत ही बुरा फील करता है लेकिन मजबूर होने की वजह से वो उन दोनों की कोई भी मदद नहीं कर पाता। वापस जाते समय वो नाओकी को एक ट्रेन स्टेशन पर देखता है। जिस तरह से उसने अपना हाथ छिपा रखा था उसे देखकर लगता है कि वो अब भी अपने हाथ में वो गन लिए हुए है जो उसने पुलिस वाले से छीनी थी। उसको रोकने के लिए फुजीमोटो उसके पीछे पीछे जाता है और एक चुनावी कार्यक्रम में पहुंच जाता है जहां पर कजुको चुनाव से पहले अपना आखिरी भाषण दे रही थी। भीड़ के बीच में भी कजुको अपने बेटे को पहचान लेती है और उसको लगता है कि वो उसको सपोर्ट करने के लिए आया है। वो लोग उसे रास्ता देने के लिए कहती है जिससे उसे अपना निशाना लगाने के लिए आसानी हो जाती है। फुजीमोटो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो नाओकी के पास नहीं पहुंच पाता। इसी बीच नाओकी अपनी मां पर गोली चला देता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। चारों तरफ भगदड़ फैल जाती है क्योंकि हर कोई अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। नाओकी के पास उसे दोबारा गोली मारने का मौका होता है लेकिन तभी उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब वो 10 साल का था तो कैसे उसकी माँ ने उसको चिप लगाने के लिए रोकने की कोशिश की थी। उसकी माँ पॉलिटिशियन बनने से पहले नेशनल प्रोस्पेरिटी लॉ के खिलाफ थी। अब ये सब सोचकर नाओकी फाइनली अपनी गन नीचे कर लेता है लेकिन उसी टाइम एक पुलिस वाला उसे गोली मार देता है। उसके पिता दौड़कर उसके पास जाते हैं और अपने सामने ही अपने बेटे को मरते हुए देखते हैं।
फुजीमोटो दूर से सब कुछ देखता है और वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो इस जॉब में इतना दुख देख चुका होता है कि वो खुद के वजूद को जिंदा रखने के लिए सकुरा की मदद करने का फैसला लेता है। वो दौड़कर सतोशी के पास जाता है और उसे एक सुझाव देता है कि अगर वे मिलकर हॉस्पिटल में जितनी भी घड़ी है उनको 1 घंटा आगे कर दे तो 9 बजे ही सकुरा को लगेगा कि 10 बज गए हैं और वो ऑपरेशन के लिए मान जाएगी। वे हॉस्पिटल के सभी स्टाफ और मरीजों से बात करते हैं और हर कोई उनकी मदद के लिए राजी हो जाता है। फुजीमोटो सारी रात काम करता है और वो सबको इस बारे में बताने के लिए एक पोस्टर तैयार कर लेता है। सकुरा को इस बारे में बिल्कुल भी पता ना लगे, इसलिए हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं वो उन सबको पोस्टर्स बांट देते हैं। अगली सुबह सर्जरी कराने के लिए सकुरा को गलत टाइम बताया जाता है, लेकिन उसे अभी भी सतोशी के ऊपर शक होता है और वो हॉस्पिटल में अनजान लोगों से टाइम पूछने लगती है। सब लोग पहले ही पोस्टर्स को पढ़ चुके होते हैं, इसलिए सब सतोशी का पक्ष लेते हैं। आखिरकार सकुरा को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है और उसे जाते हुए देखकर सतोशी की आंखें नम हो जाती है। उसके साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब भी दुखी हो जाते हैं और वहाँ का माहौल थोड़ा गमगीन हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुजीमोटो के ऑफिस के उच्च अधिकारी एक मीटिंग बुलाते हैं और वे डिसाइड करते हैं कि सतोशी को उसके निजी मामलों में मदद करके फुजीमोटो ने रोजगार के कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप उसका 1 साल का वेतन और बोनस काट लिया जाता है और उसे फिर से दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। इसके बाद फुजीमोटो एक कमरे में अपने बॉस के साथ होता है, जहां पर वो अपना कंट्रोल खो देता है। वो दावा करता है कि समृद्धि कानून के नाम पर सरकार लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है और ये कानून बिल्कुल बकवास है। इससे पहले कि वो इसके आगे और कुछ बोल पाता, उसका बॉस उसे रोक देता है और उसे बताता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। इससे ये पता चलता है कि फुजीमोटो और उसके बॉस की तरह ही हजारों लोग इस समृद्धि कानून के खिलाफ है। वो कहता है कि जल्द ही लोग बोलेंगे, विरोध भी करेंगे और सरकार हजारों निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए भुगतान भी करेगी। कजुको चुनाव हार जाती है, लेकिन वो अभी से अगली बार चुनाव लड़कर किसी भी तरह से समृद्धि कानून को हटाने की योजना बना रही है। वहीं सकुरा की सर्जरी भी सफल हो जाती है और उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आती है। अपने भाई की मौत से दुखी होने के बावजूद वो उसके बलिदान के लिए खुद को बहुत आभारी समझती है। वो उनके लिए खरीदे गए नए घर का दौरा करती है और वहाँ पर उसे एक शीशा मिलता है जो सतोशी ने एक गिफ्ट के रूप में उसे दिया था और उसके पीछे एक नोट लिखा होता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।